गहलोत सरकार के 3 साल बेमिसाल। स्वास्थ्य, कृषि समेत हर सेक्टर में बेहतरीन काम। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो इन 3 वर्षों में काम किया उसकी पूरे देश में चर्चा हुई, खुद प्रधानमंत्री ने तारीफ की। जन घोषणा पत्र को किया नीतिगत, निभाए 70% वादे। जहां तक जन घोषणा पत्र की बात है तो उसमें 60% से ज्यादा वादे हमने पिछले 3 सालों में पूरे किए हैं। कोरोना के प्रबंधन में राजस्थान रहा मॉडल स्टेट। हेल्थ सेक्टर में सरकार की हुई तारीफ। 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ के कर्जे माफ किए। 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी, 1 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन। 3 साल की उपलब्धियां जनता के सामने पेश करेगी सरकार। सतीश पूनिया बोले, हर वर्ग से झूठे वादे, वादा खिलाफी पर उतरी सरकार। जिसको उत्सव का और जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है और इसके भी तार्किक कारण है। मैं 90 से राजनीति में हूं, लेकिन राजस्थान की इस तरीके की दुर्दशा कभी नहीं देखी। 3 साल कितने बेमिसाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये है ही कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो आस आम आदमी को बंधाई वो कितनी पूरी हुई और कितनी होनी है। महत्वपूर्ण पहलू विपक्ष की भूमिका की चर्चा भी है और यह भी कि 2023 के लिहाज से दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी दल कहाँ खड़े दिखाई देते हैं। क्या इस बार सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि 30 साल की परिपाटी टूट सके। दूसरी ओर यह कि केंद्र सरकार के आभा मंडल से इतर भाजपा की राज्य इकाई की मेहनत और राजनीतिक कौशल इतना क्या दिखाई देता है कि सरकार बदलने के संजोग को बरकरार रखा जा सके। आज हम प्राइम डिबेट में इन्हीं पहलुओं पर बहस करेंगे। सवाल उठते हैं कि सरकार के 3 साल में कितने वादे पूरे, कितने अभी अधूरे। विपक्ष की भूमिका में भाजपा की रेटिंग क्या, और 2023 के चुनाव के लिहाज से कहां खड़ी है सरकार। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, अवधेश आकोदिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, रामलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले स्वर्णिम जी संक्षेप में आप अपनी बात कह लें, रामलाल जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कर लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। स्वर्णिम चतुर्वेदी बोलिए। देखिए जेपी जी, जब से हमारी सरकार बनी है हमारा ध्येय एक ही था। हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया हमारे घोषणा पत्र को, और उसको जो है उसमें जितने वादे हमने जनता से किए थे उनको पूर्ण करना, इसके लिए ही हमने नीतियां बनाई, विभागों को निर्देश दिए और इसी पर कार्य हुआ। आप देखेंगे जितनी बजट हमारे बने, बजट एलोकेशन थी जो कभी पिछली सरकार में मार्च तक जाकर के वो पूर्ण हुआ करता था, उसका खर्चा हमने दिसंबर तक बजट एलोकेशन जो हमने की उनको पूरा किया, उन पे पैसा खर्च किया, विकास की जो योजनाएं बनाई उनको हमने पूरा किया, और 70% हम वादे पूरे कर चुके हैं। ठीक है, रामलाल जी बोलिए। देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है ये 3 सालों के अंदर एक उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि ये है कि राजस्थान के गहलोत जी ने अपनी सरकार को गिरने नहीं दिया। ये एक उपलब्धि है, बाकी तो कोई उपलब्धि है ही नहीं। और बाकी उपलब्धि इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के विधायक ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे वो भरत सिंह जी हो, चाहे हेमाराम जी चौधरी हो, चाहे आपके पृथ्वी जी मीणा हो, चाहे आपके अलवर से आने वाले विधायक हो। सारे के सारे विधायकों के जो शब्द है वही सरकार की उपलब्धियां बता रहे, इसलिए हमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है रामलाल जी, 3 साल में सरकार ने अपने आप को बरकरार रखा, यही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये आप सरकार पर तंज कस रहे हैं या पिछले कुछ अरसे में जो विभिन्न राज्यों की सरकारें गिरती रही एक के बाद एक और बचा नहीं पाई अपने आप को, उसका श्रेय किसको जाता है, उस पर तंज कस रहे हैं रामलाल शर्मा जी। आता हूं आपके पास वापस। मैं ये बात जेपी शर्मा जी इस आधार के ऊपर कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जिन विधायकों के पिलरों के ऊपर सरकार टिकी हुई है उन विधायकों के कर्मों को आप देखोगे ना, जनता तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में हिसाब करेगी। अगर उन पिलरों की आप जांच करोगे तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा का अगर खनन करने का काम किया है तो इन विधायकों की ऊपर टिकी हुई सरकार ने इनके वर्दस्त की वजह से किया है, और आने वाले समय के अंदर प्रमाण सहित हम पेश करेंगे।
ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इस बार सरकार के कामकाज में पिछली 2 सरकारें जो कांग्रेस की रहीं उनसे क्या अलग इन 3 सालों में रहा कि आप ये दावा करते हैं कि 2023 में आप आ जाएंगे? थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से 2023 में हम ही सरकार बनाएंगे। उसके हम कारण गिनाते हैं आपको कि जो हमने जन सरोकार की योजनाएं बनाई वो जनता तक पहुंचे, जनता उनका लाभ प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारे संगठन ने कार्य किया। और जो संस्था और संगठन का समन्वय जो हमने बनाया कि मंत्री और हमारे पदाधिकारी एक साथ जनता के बीच जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ हाथों हाथ मिलकर के जो जनता की समस्या है उनसे उनको निजात दिलाते हैं। दूसरी चीज, हमने 3 साल में हमने ये दिखा दिया जनता को, आज सिर्फ राजस्थान ही नहीं है, पूरे देश में यह चर्चा हो रही है कि कोरोना महामारी में एक और राजस्थान सरकार ने कार्य किया। हमारे तमाम मंत्री, तमाम कार्यकर्ता जनता के बीच रहे, जनता की सेवा में रहे और जनता को तकलीफों से निजात दिलाया। जो मॉडल हमने सेट किया, चाहे इलाज का हो, चाहे कंटेंट करने का हो, उसको पूरे देश ने बाद में फॉलो किया। दूसरी तरफ जनता देखती है कि राजस्थान इकाई की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि वो अब है ही नहीं, यहां पे कहीं नजर नहीं आते। केंद्र सरकार के कार्य देखे, केंद्र सरकार जो सबसे पहले दूसरी लहर कोरोना के एंटिसिपेट करने में विफल रही, उसके बाद रैलियां करते रहे और जब देश गर्त में चला गया, कोरोना महामारी की गिरफ्त में आ गया, उसके बाद जनता को दवाइयां, ऑक्सीजन और उसके पश्चात वैक्सीनेशन में अपने हाथ पीछे खींच करके अपने कमरों में दुबक गए। ये सब जनता ने देखा। इसी का परिणाम है कि लगातार हम जो हमने वादे किए उनको पूर्ण कर रहे हैं। पूर्ण करने के कारण ही जितने चुनाव शुरुआत में हुए, उपचुनाव, पंचायत राज चुनाव, आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी वोट परसेंटेज बढ़ती जा रही है, हमारी जनता के बीच वोट की जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है। ये जनता हमें हमारे कार्यों के परिणाम के आधार पर दे रही है वोट। तो यह भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए क्या करना पड़ रहा है, बार बार अपने केंद्रीय नेताओं को राजस्थान बुलाना पड़ रहा है ताकि अप्रासंगिक नहीं हो जाए। जनता के बीच तो हो चुके हैं, वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये दावा करते हैं कि 2023 में हम रिपीट करेंगे, तो ये गलत नहीं है, नातीशोक्ति है। सवाल तो 2013 और 18 के बीच में भी उठे। 2018 आते आते, 17 आते आते, 18 आते आते भी ये था कि कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस खड़ा नहीं कर पाई प्रदेश में। ठीक से याद होगा, उदय को दिया इस बात की पुष्टि करेंगे कि एक किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी भाजपा बार बार ये तोहमत लगा रही थी कि ये तो अमरा राम का आंदोलन है, ये तो उनके पीछे किसान खड़े हैं इसलिए इकट्ठा हो गए, नहीं तो आप तो इसके ऊपर भी आंदोलन नहीं कर पाए। बहरहाल भाजपा पिछले 3 सालों में, रामलाल शर्मा जी, पिछले 3 सालों में आपने अगर मुद्दा बनाया है तो बेरोजगारी का, महंगाई का और कानून व्यवस्था का आपने मुद्दा उठाया। बोलिए, आप बोलिए पहले आप बोलिए। हाँ, जेपी शर्मा जी, मैं सरोनी जी से ये पूछता हूँ कि आप तो मुझे इतना बता दो कि 2018 के अंदर आपने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें कितने विभाग थे और कितनी घोषणाएं की थी, बताओ। देखिए रामलाल जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार सिर्फ मुंह जबानी बात नहीं करती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि ब्लैक पेपर अगर जारी करना है तो पेपर की कुछ कटिंग्स ला करके कर दी। हमारी सरकार ने, मैं टाल नहीं रहा हूँ रामलाल जी, सुनिए आप, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, विभागवार जितनी घोषणाएं और जितने कार्य हुए उनका परिपत्र सरकार हमारी 2 महीने पहले जारी कर चुकी है, विधानसभा में जारी कर चुकी है और ये प्रामाणिक तथ्य है, दस्तावेज है, जो हमने हमारी घोषणाएं पूरी हुई वो सरकार ने जारी की है। आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता रहा हूं ना आपको, आपने 27 विभागों के 426 बिंदु घोषित किए कि हम 426 काम करने का प्रयास करेंगे, जिसको आपने नीतिगत निर्णय भी किया। अब आ जाइए, क्या आपने विप्र बोर्ड बना दिया? क्या आपने अधिवक्ताओं का कल्याण बोर्ड बना दिया? क्या आपने आर्थिक पिछड़ा विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की थी? आपने बना दिया। आपने पुलिस पुनर्गठन बोर्ड बनाने की घोषणा की थी? आपने बना दिया। एक काम भी आपने उस घोषणा पत्र के अंदर ऐसा मील का पत्थर साबित हो, वो काम नहीं किया। अगर आपने वादे किए थे तो 463 गिनिए, उसका हमने प्रमाण सहित जो है बुकलेट जारी की सरकार ने। आप पढ़ने की जहमत उठाइए, उसको पढ़ें, जितने वादे पूरे किए 5 या 6 चीजें गिना करके जो 30% में आते हैं जो हम आगे करने वाले हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। आपने टोल फ्री योजना थी उसको बंद करने का काम किया, आपने भामाशाह योजना को बंद करने का काम किया। हमने तो उससे अच्छी योजनाएं लागू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके तहत राजस्थान का प्रत्येक नागरिक आज 5 लाख तक का इलाज पा सकता है। ये ऐसी योजना पूरे देश में किसी प्रदेश में नहीं है। आपने क्या किया? आप तो जो वादे करके गए थे किसानों के, वो तक भी हमने पूरे किए और जो हमने वादे किए पूरे किए, इसलिए जनता हमें आज वोट दे करके हमारे वादों पे जो हमने कार्य किए उन पे मोहर लगा रही है। रामलाल जी,
आप उस परीक्षा को ईमानदारी से नहीं करा पाए। एसओजी ये ने तो आप कह रहे कर दी हैं पेपर। परीक्षा ईमानदारी से, तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं कर पा पाई, जो उसको आप लोगों को वापस लेना पड़ा परीक्षा को। हमने तो परीक्षा इतनी बढ़िया तरीके से कराई कि आज 31 लाख लोग जो है रोजगार पाने की लाइन में है। कार्यकाल के अंदर जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जनता तो जवाब आपको लगातार दे रही है। अभी 4 महीने पहले जमानत जब्त करा करके बैठे हैं, बताइए कहीं सड़क पे उतरने जनता के बीच जाने लायक आप नहीं है। जनता के लिए आपने ऑक्सीजन नहीं मांगी, जनता के लिए आपने दवा नहीं मांगी। केंद्र सरकार से आपको योजना जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे वो उनको याद नहीं दिला पाए। आप क्या जनता के बीच जाएंगे? जनता तो हमारे समर्थन के पीछे खड़ी है। अवधेश अकोदिया साहब, आता हूँ रामलाल जी, वापस आता हूँ आपके पास। आमतौर पर जिस तरह के आरोप, वादा खिलाफी के आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है सरकारों पर, सरकार किसी की भी हो, कहीं की भी हो, किसी प्रदेश की, देश की, कहीं की भी सरकार हो, और मुद्दे भी कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। अब फिलहाल जो मैंने कहा था रामलाल जी को, जो सबसे ज़्यादा हमला भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर करती है, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और कानून व्यवस्था का मुद्दा, जिसमें से महंगाई का मुद्दा तो फुटबॉल है, ये उनके बारे में कहते हैं, वो इनके बारे में कहते हैं। बेरोजगारी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस आरोप से, इस तोहमत से कभी मुक्त रही हो। कानून व्यवस्था का मुद्दा, क्या इस तरह का मुद्दा प्रदेश में आपको नजर आता है कि ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है विपक्ष के पक्ष में और सरकार के खिलाफ? अवधेश जी। बिल्कुल जेपी जी, देखिए क्योंकि जो राजस्थान है वो आमतौर पर शांत प्रदेशों की श्रेणी में आता है जी। अपराधों के आंकड़े जिस तरह से बढ़े हैं वो बिल्कुल चिंताजनक है और सरकार के लिए भी चिंताजनक है। अब सरकार की तरफ से जो तर्क दिया जाता है इसमें कि हमने फ्री एफआईआर कर दी है, इस वजह से ये संख्या बढ़ रही है, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अभी भी जो कोर्ट के जरिए मुकदमे दर्ज होते हैं वो हो रहे हैं और कई मामले लगातार देखने को मिलते हैं। जब व्यक्ति थाने में गया, कई हीनियस क्राइम के मामलों में व्यक्ति थाने में गया, वहां पे उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो इस तरह की यदि लगातार घटनाएं होंगी, बड़ी घटनाएं होंगी, तो सरकार के खिलाफ माहौल बनता है और सरकार को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है अल्टीमेटली। हालांकि राजस्थान में अपराध चुनावों में उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार और गंभीर अपराधों की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, यदि ये लगातार जारी रहा, लगातार इस पर लगाम नहीं कसी गई, तो ये सरकार के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती और संकट का सबब बन सकती है। ठीक है। ओम सैनी साहब, एक पिछले कुछ दिनों से चर्चा इस बात को लेकर ज़्यादा है, तो चाहे कांग्रेस का दावा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का इसका खंडन करना हो, कि इस बार परिपाटी टूटेगी। 30 साल से जो परिपाटी चली आ रही है, 2000 एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की, तो आपका इतना विशद जो अनुभव है उसके आधार पर 2001 और 2011 से इस 2021 में आपको क्या अलग नज़र आता है जो सरकार के पक्ष में जाता हो या भाजपा को चिंतित करता हो? देखिए, प्रदेश भाजपा का जो रुख रहा है वो केंद्र की तरफ निगाह करके ही बोलने का रहा है। यहाँ की चिंताओं को लेकर के वो उतने परेशान नहीं है, जबकि 25 सांसद वहां पर राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाले बैठे हैं और जो कुछ हो जाना चाहिए बहुत बेहतर राजस्थान में वो नहीं हुआ है। ये इस तरह की शिकायतें बहुत आम है। जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था उसको इम्प्लीमेंट करने का भी वो दावा करते हैं और कितने प्रतिशत हो गया, कितना, वो भी सब बोलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि स्वयंसेवी संगठन जो इनको देखें और इनकी ऑडिटिंग करें, सामाजिक ऑडिटिंग जब तक नहीं होगी तब तक कोई बात नहीं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दोनों के अपने स्वार्थ हैं कि एक शासन में बना रहना चाहता है, दूसरा शासन में आना चाहता है। तो ऐसे में जो कुछ हुआ भी अच्छा है तो उसकी भी चर्चा नहीं होती, उसके बारे में भी ये, क्योंकि एक स्वर निकलता ही नहीं है। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ आलोचना होती है, जैसे कोविड का प्रबंधन है। दुनिया मानती है कि राजस्थान ने इतना बेहतरीन कोविड प्रबंधन किया था जिसको प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, जिनकी आदत में शुमार नहीं है कांग्रेस पार्टी के शासन की तारीफ करना, लेकिन उन्होंने किया। तो ये इस तरह की आदत पहले बहुत नॉर्मल थी। हर प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता था और किसी राज्य में अगर अच्छा काम होता था तो उसकी तारीफ करता था। अब बिल्कुल अलग हो गया सारा। एक तरीके से दोनों दलों में शत्रुतापूर्ण सिलसिले हैं, एक दोनों स्वीकार नहीं करते कि कैसे क्या हुआ है, कैसा बेहतर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ सामाजिक एडिटिंग जब तक नहीं हो, इसकी ऑडिटरशिप नहीं बने, कोई स्वयंसेवी संगठन आगे आकर के ना बताएं कि कौन से क्षेत्र में कैसा काम हुआ है, तब तक कोई बात बनेगी नहीं। क्योंकि बीजेपी ने तो केंद्र में जो स्वयंसेवी संस्थाओं को एक तरीके से नष्ट कर दिया, उनके ऊपर आरोप लगा करके। राजस्थान में ये अभी किया। अरुणा राय का कमाल हमने देखा है, सूचना के अधिकार के तहत कितना जबरदस्त काम हुआ और लोगों को कैसे तब पता लगा। जब तक ये नहीं होगा
तब तक ये दावे और इन सब से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं कि सुशासन हुआ है या समृद्धि बढ़ी है या विकास हो रहा है। इन सब बातों का, और इनके बहुत सारे कारण हैं। अगर आपके पास में आपके थानों में रिपोर्ट ज्यादा आ रही हैं, समाज में जिस तरह की बेचैनी पैदा हो रही है, जिस तरह के सिलसिले पैदा, जो सामाजिक रोग है, उस रोग को समझने के बजाय इस दल ने किया, उस दल ने, चाहे कोई भी शासन में रहे, वो तो होगा, उसे नियंत्रित करने के लिए बहुत अलग से काम करना पड़ेगा। और वो मेरा ख्याल है कि देखिए, जब तक राजनीतिक दल अपनी जिम्मेवारी के साथ में पेश नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है सर। रामलाल जी, भाजपा ने ये ऐलानिया कहा है कि केंद्र नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेगी, केंद्र सरकार की उपलब्धियों के दम पर वो चुनाव में जाएगी, तो ऐसे में ये चिंता नहीं है क्या कहीं दूर दूर तक, जैसे ओम सैनी साहब ने कहा, और जैसा अक्सर कांग्रेस सवाल उठाती रहती है कि हमने 25 सांसद यहाँ से चुन करके आपको दिए हैं, और उन 25 सांसदों के अनुपात में 2014 से 2019 में निराशा हुई और 19 से 24 भी उसी तरह से जा रहा है। रामलाल शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप एक स्कीम का नाम बता दो जिस स्कीम का बेनिफिट जनता को मिल रहा हो। किसानों के अकाउंट में पैसे डालने का काम करे तो भारत सरकार करे, उज्ज्वला के अंदर निःशुल्क गैस देने का काम करे तो भारत सरकार करे, जनधन के खातों में पैसे डालने का काम करे तो भारत सरकार करे, जल जीवन मिशन के अंदर पैसे देने का काम करे तो भारत सरकार करे। राजस्थान के अंदर 10-15 हजार करोड़ रुपए देती भाजपा की सरकार बन जाती है रामलाल जी, तो ये सारे पैसे आप डालेंगे, खर्च करें, उसके बाद सारी व्यवस्था बदल देंगे क्या? करने का काम करें। अब मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि कम से कम एक योजना तो बता दो कि राजस्थान के अंदर जनता के हित के अंदर, इन्हीं के जो पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आजकल उप मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी की नजर में निकम्मे नकार हैं, जो भी है इनका विषय, उन्होंने सदन के अंदर घोषणा की थी कि बीजेपी ने तो गौरव पथ बनाए, हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर विकास पथ बनाने के काम करेंगे। ठीक है रामलाल जी, चतुर्वेदी जी जवाब ले लें स्वर्णिम जी से, समय कम बचा है। स्वर्णिम जी संक्षेप में बोलिएगा प्लीज। बिल्कुल बता देता हूं कि जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं उसमें रोज आंकड़े छप रहे हैं कि राजस्थान में जो है 68 लाख लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लेने बंद कर दिए, और आम आदमी भी जो है आज गैस सिलेंडर ले नहीं सकता। ये रामलाल जी को शायद नहीं पता होगा। अभी आप उनको मीडिया रिपोर्ट्स के लिए कोस रहे थे, अब आप खुद मीडिया रिपोर्ट। मैं तो मीडिया रिपोर्ट नहीं, ये तो रिपोर्ट सरकार ने जारी की है कि कितने लोगों ने सिलेंडर लेने कम कर दिए। हर महीने 2 लाख लोग सिलेंडर लेना कम कर दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लेकर के किसानों को 18,000 रुपए साल का बिजली के बिलों पर माफ करना, उनके पैसे डालना, ये जनता ने देखा है। और जो जनधन खातों की बात कर रहे हैं रामलाल जी, जनधन खातों के नाम पर महत्वपूर्ण सवाल करने ना तो कोई पैसे डाले, और जनधन खातों के नाम पर आपने जो है जीरो बैलेंस रहने पर ब्याज पेनल्टी लगाई है। 3 साल में से अधिकतम समय सबक देगी। कोविड मैनेजमेंट में, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसमें निकल गया, और कुछ जो अंदरूनी बीमारियां हैं पार्टियों की, खासतौर पर सरकारी पक्ष में जो अभी है, उसको ठीक करने में लग गया। अब बाकी का जो 2 साल है, वो चूंकि इन 3 सालों में बहुत कुछ नहीं कर पाई होंगी सरकारें, यहाँ की हों कहीं की हों, अगर कोई काम करना भी चाहती हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है क्या कि इन 2 सालों में ही आपको सब कुछ डिलीवर करना है? बिल्कुल जेपी जी, 2 भी नहीं 1.5 साल, क्योंकि आखिरी के जो 6 महीने होते हैं उनको माना जाता है कि वो तो चुनावी 6 महीने हैं, चुनाव की तैयारी में वो निकल जाते हैं। तो सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती है 3 मोर्चे पर जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष उसकी घेराबंदी करती है, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई 3 मुद्दों पर। उसमें से महंगाई को अपन 1 मिनट के लिए किनारे कर देते हैं क्योंकि वो फुटबॉल बनी हुई है केंद्र और राज्य के बीच में। तो कानून व्यवस्था, क्योंकि लोग इस तर्क को नहीं मान रहे हैं कि केवल फ्री एफआईआर करने से अपराध बढ़ रहे हैं। यदि भाजपा इस लॉजिक को समझाने में, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। ओम सैनी साहब, धर्म की राजनीति भाजपा करती है, ये सवाल कांग्रेस उठाती हुई आई है, और अब थोड़ी अलग ढंग से व्याख्या हुई है कि धार्मिक हम भी हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग तरह से धार्मिक हैं, सुरक्षित हैं, देश के हित में हैं। ये जो नई व्याख्या के साथ जाना अगर होता है तो क्या है जोखिम भरा नहीं है? बहुत संक्षेप में बताइएगा सर, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ये बहुत जरूरी था। जो कुछ यहाँ पर राहुल गांधी बोल के गया वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो सारी उस सोशल इंजीनियरिंग को एक्सपोज करके रख दिया जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल कर रही है, और मुझे लगता है कि इसके बहुत बेहतर नतीजे होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर के रूप में, हाँ यही आपकी प्रॉब्लम है, आप सच सुन नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर के रूप में जो लोग सामने, उन्हीं को सब कुछ हासिल होगा। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से नष्ट करना, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये देखिए क्या ये बोलने का तरीका है इनका। ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।